तो हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मोशंस, मतलब जो क्लास 11 का चैप्टर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह देख लिए थे। अब अपने को जो देखना है कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ क्या है, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन कहने का क्या मतलब, जो उसके वेलोसिटी में चेंज है वो इक्वल होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो अगर इक्वेशन ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन में है तो जो उसका मोशन है, जैसे कहने का मतलब अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके पास कुछ कुछ क्वांटिटीज़ होंगे। जैसे कहने का उसका इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, टाइम हो सकता है। मतलब उसके मोशन से इतने चीज़ों का हमको जानकारी मिल सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो कुछ एक रिलेशन मिलता है अपने को वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन के बीच में। तो ये जो रिलेशन मिलता है इक्वेशन से मिलता है। अब वो इक्वेशन क्या क्या होता है, तो सबसे पहला इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिश्ता होता है, तो वो होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे v क्या होता है, तो v होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t होता है अपने पास टाइम। ठीक है। दूसरा रिलेशन मिलता है अपने को पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी है टाइम, ए हो गया एक्सेलरेशन, टी हो गया टाइम। ठीक है। फिर है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में क्या मिलता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। वी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन, एस है डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन अपने पास इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हम लोग को कई क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, न्यूमेरिकल वगैरह जब आएगा। तो ये तीनों इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा। जैसे उसका नाम याद है तुम लोगों को, वैसे इस इक्वेशन को भी याद करना। वो तो कल छोड़ के चली जाएगी, लेकिन ये छोड़ के नहीं जाएगा। अगर तुम इसका साथ अच्छे से निभाएगा तो ये कुछ अच्छा जीवन में करके देगा तुमको। वो भले कल को छोड़ के चले जाए तुमको, उसको कोई और अच्छा मिल जाए तुमसे, बेटर पर्सन, बेटर देन यू, कुछ ऐसा मिल जाए उसको, लेकिन इसको बेटर देन यू मिल भी जाएगा तो भी ये तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आता कैसे, इसको प्रूफ किया जाएगा, लेकिन फिलहाल बात कर लिए कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होता है। अब आगे देख लेते हैं, इसको साफ करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का ये मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ से शुरू किया, ऐसा मूव करता हुआ यहाँ तक आया है। ठीक है। तो जब ये मूव कर रहा है तो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो वो वेलोसिटी जो होता है पूरे जर्नी के लिए होता है, या फिर जो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालना जानते हैं वो पूरी जर्नी के लिए होता है। पूरी जर्नी के दौरान उसका वेलोसिटी कितना है या पूरी जर्नी के दौरान उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है। ठीक है। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी में अगर यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है, तो इस पॉइंट पे अलग वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, मतलब हर एक इंस्टेंट पे अलग वेलोसिटी हो सकता है। तो हमको इंस्टेंट वेलोसिटी निकालना है। कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो जर्नी कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका क्या वेलोसिटी है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है तो हम बोल देंगे भाई इस पॉइंट पर उसका क्या वेलोसिटी है। जब वो यहाँ पे था तो उस पॉइंट पर उसका क्या वेलोसिटी हम बोल देंगे। यहाँ से यहाँ आने में उसको 15 सेकंड लगा है तो 8वें सेकंड में उसका क्या वेलोसिटी। तो जब पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके पाथ पे हमको वेलोसिटी निकालना हो तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर जर्नी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहने का वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, सब सेम रहेगा। क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है तो भाई हर समय तो वही वेलोसिटी है, तो सब सेम हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी में अगर उसके चेंज आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर टाइम पे उनको वेलोसिटी निकालना, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। निकलता कैसे है, तो देखो वेलोसिटी का डेफिनेशन हुई है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, ये मालूम है। अब हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो क्या टाइम डिफरेंस होगा क्या अपने पास,
जैसे हम बोल देंगे भाई एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया कि इतने से इतने टाइम के लिए, मतलब 20 से लेकर 30 सेकंड के बीच में क्या वेलोसिटी निकाल दो तो एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे, तो टाइम डिफरेंस इसमें आ रहा है। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस बोलने जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा ना, टाइम डिफरेंस तो नहीं मिलेगा। तो जब टाइम डिफरेंस नहीं मिलेगा तो कहने का मतलब ये जो डेल्टा टी है वो ज़ीरो के पास जा रहा होगा। तो इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला उसी को मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना हो तो लिखेंगे हम लोग वी आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और लिमिट लगा के डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। लिमिट मतलब पूरा हमको उसको ज़ीरो लेके नहीं जा रहा, लेकिन वो जो टाइम है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो लिमिट लगा के हम उसको टाइम को ज़ीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, और वही हो गया एवरेज का फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपन में डेल्टा टी। अब ये जो चीज़ है हमको लिमिट का इस्तेमाल करना नहीं आता है, फिलहाल हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो लिमिट का इस्तेमाल करना नहीं आता जब तक वैल्यू नहीं देगा। तो इस चीज़ को डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब, या सिंपल ऐसा बोलो कैलकुलस का इस्तेमाल करके, इस पूरे चीज़ को कैलकुलस का इस्तेमाल करके आसानी से लिखा जा सकता है। तो कैलकुलस में ये जो चीज़ है अपने पास लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट में लिखते हैं किसका, एक्स और टाइम का, क्योंकि भाई एक्स और टी था। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी एक्स, देखो हम बताए थे जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे कि डिफरेंशिएशन तब इस्तेमाल करते जब छोटे चीज़ को निकालना हो या बड़े चीज़ को छोटा करना हो। तो बड़ी चीज़ को जब छोटा करना है तो हम वहाँ डिफरेंशिएशन लगा देंगे। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस कि वी आई क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उम्मीद करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ आएगा। ऐसे ही अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो अब इसी जगह पे हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन में उसके अलग अलग वैल्यू है, तो हमको वही एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना हो तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, तो डेफिनेशन हो गया एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला वही लिखेंगे जो हम लोग जानते हैं एवरेज वाला। तो हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला जानते हैं डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब मैथमेटिकली अगर इंस्टेंटेनियस अपने को एक्सेलरेशन बताना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो भाई जो यहाँ है वही हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास ए आई, और यहाँ हो जाएगा अपने पास डेल्टा वी, डेल्टा वी। सेम कहानी रहा, ये होता फॉर्मूला अपने पास। अगर इसको हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास इंस्टेंटेनियस। लेकिन फिर से इस चीज़ को हम लोग अगर कैलकुलस का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल में लिखेंगे। और इस बार डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो इस बार डिफरेंशिएशन होगा वेलोसिटी का। ठीक है, ये होगा वी, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ये किसका होगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट इज़, और वो लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे हम लोग डी वी अपॉन में डी टी। और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा फार्मूला, तो फार्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा। फार्मूला जो अब अपने पास निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ए आई इज इक्वल्स टू टी वी अपॉन डी टी। सब समझ आया, वही कॉपी पेस्ट है, बस वेलोसिटी की जगह पे क्या कर दी है एक्सेलरेशन। और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी वी अपॉन में डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उम्मीद करती हैं समझ आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हम लोग अगला डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में आता है, तो अच्छे से सीख लेना, समझ लेना। ठीक है, तो अब इसको पॉज करते हैं और साफ करते हैं। तो अब देख लो, अब अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, ये तुम लोग क्लास 9th में भी किया है, लेकिन वहाँ पे ग्राफिकल मेथड से किया। तो इस बार हम लोग को ग्राफ नहीं देखना है, इस बार हम लोग को कैलकुलस मेथड देखना है, क्योंकि अब कैलकुलस डिफरेंशियल का भी इस्तेमाल करना है अपने को। कैलकुलस में हो गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अब इन दोनों का इस्तेमाल करके अपने को प्रूफ देखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद रखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन बोला जा रहा मतलब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर हमको इसका प्रूफ देखना है तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक फार्मूला एक्सेलरेशन का। हमको कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा, देखो अभी हम लोग अगर बात कर लें कि हम लोग कौन कौन सा फार्मूला जानते हैं, तो हम लोग दो ही फार्मूला जानते हैं, v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, और एक फार्मूला जानते हैं a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। फिलहाल यही दो फार्मूला हमको मालूम है फिलहाल,
अभी तक में यही दो फार्मूला मालूम है हमको। ले आना v मतलब वेलोसिटी, u मतलब वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, टाइम ए। तो अब बताओ कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये तीनों चीज़ आ रहा है। तो ये सिंपल दिख रहा है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम इसी फार्मूले में आ रहा है। तो इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब आगे देखो, एक्सेलरेशन और टाइम एक साथ होना चाहिए, तो dt को उधर भेज देंगे, a dt इज इक्वल्स टू dv हो गया। यही तो है। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या देखने को मिलेगा, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, a dt इंटीग्रेशन dv। यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा, तो जो लिमिट है यहाँ t के रिस्पेक्ट में लगेगा, तो टाइम के कहाँ से कहाँ शुरू है, 0 से शुरू होकर t तक जाएगा टाइम, और वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाएगा। अब इसके बाद क्या मिलेगा, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dt का, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर t तक। फिर यहाँ पे dv का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो v आएगा, ठीक है। और लिमिट क्या रहेगा अपने पास, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। ये हो गया। अब इस वाली चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे तो क्या देखने को मिलेगा, a है अपने पास, a है, dt का डिफ्रेंसिएशन t आएगा, लिमिट है 0 से t, यहाँ है v और ऊपर है v u। तो क्या लिखते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ पे अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a t मिलेगा, साथ में अपने पास v माइनस u मिलेगा, परिवार मिलन कर दे तो v इज इक्वल्स टू u प्लस a t मिलेगा क्या, देख लो अरेंज करेंगे तो यही तो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही तो ले आना था अपने को। तो कुछ भी नहीं था, केवल अपने को मालूम होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इन दोनों में, तो ये वाला कर लिए। AT एक साथ होना तो dt को उधर भेज दे, छोटा चीज़ है तो बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के साथ लिमिट लगाएंगे, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसका सॉल्व करके अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। कोई हार्ड नहीं था, आसान था, सब समझ आया होगा। ऐसे हम लोग करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तब तक इसको साफ कर लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब हमको क्या देखना है भाई, इसको प्रूफ करना है, तो इन दोनों में से कौन सा उठाएं, तो मेरे हिसाब से ये उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, क्योंकि इसमें पोजीशन है और अपने को पोजीशन ले आना है। तो v इज इक्वल्स टू dx अपॉन में dt, और देखो पोजीशन अकेला है, वेलोसिटी और टाइम एक साथ है, तो dt को फिर से उधर भेजेंगे, तो v dt इज इक्वल्स टू dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटा है तो बड़ा करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग तो लिमिट लगाएंगे v dt, तो यहाँ टाइम का लिमिट लगेगा 0 से t, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा dx, तो पोजीशन का लिमिट, तो दो लिमिट लगा सकते हैं, या तो हम x1 से x2 लिख दे, या 0 से s लिख दे, तो हम लिख देते हैं x1 से x2, x1 से x2, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो v तो बाहर आ जाएगा। अब देखो थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है, v बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t आएगा, और लिमिट क्या है, ये लिमिट है। यहाँ पे आगे देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना, पहले हमको v का वैल्यू पुट करना है। v का वैल्यू हम लोग क्या ले आते हैं, तो v का वैल्यू ले आते हैं u प्लस at, ये v का वैल्यू है, बाहर में है dt, फिर इंटीग्रेशन है x1 x2, और ये है dx, तो इधर कर लेते हैं। अगर हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक, और लिमिट पे क्या होगा, यहाँ x2, यहाँ पे x1, और यहाँ पे अपने पास है इंटीग्रेशन 0 से t तक टाइम के रेस्पेक्ट में। और dt जब इधर मल्टीप्लाई होगा, जैसे dt को इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो u dt होगा प्लस at dt होगा, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से t, u कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का t होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे t का, क्योंकि t dt है तो t का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या आता है, तो वो आता है t स्क्वायर अपॉन में 2, और ये लिमिट पुट करेंगे 0 से t, साथ में यहाँ पे आ गया अपने पास x2 माइनस x1, ठीक है, जिसको हम डेल्टा x बोल देते हैं यहाँ पे इसको अब हम बोल देते हैं डेल्टा x, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट 0 है तो 0 वाला पार्टी कैंसिल ही हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ क्या बचेगा, u t बचेगा, प्लस ये 2 को बाहर लेंगे तो हाफ हो जाएगा, a है और t स्क्वायर है, फिर से वही बात, अपर लिमिट t की जगह पर t आएगा, लोअर लिमिट 0 वाला पूरा पार्टी कैंसिल होगा, तो यही बचेगा। और डेल्टा s को फिलहाल डेल्टा x था ये,
डेल्टा एक्स को हम क्या बोल देते हैं, एस बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर देख लो एक बार, जो रिलेशन ले आना था आ गया क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो भी आ गया। इसमें भी कुछ टफ नहीं था, बस देखो प्रोसेस मालूम होना चाहिए, स्टेप मालूम होना चाहिए, कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं। एक एक स्टेप अगर मालूम है तो फिर बहुत टफ नहीं होगा ये। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब थर्ड वाले पे चलते हैं, हम इसको साफ करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये होता है थर्ड इक्वेशन। हमको रिलेशन ले आना, दो ही फॉर्मूला मालूम है। तो अब देखो वी भी है, यू भी है, पोजीशन भी है, एक्सेलरेशन भी, तो भाई कौन सा इस्तेमाल किया जाए, तो हम कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने का, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे एक जादू करना पड़ेगा, वो जादू ये है कि डी वी बाई डी टी तो है, यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पोजीशन भी चाहिए, फॉर्मूले में पोजीशन भी चाहिए, इसीलिए करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, dv बाई dx, ठीक है, और ऊपर में dx अपॉन में dt, ठीक है, a हो गया। अब थोड़ा सा फिर से रीअरेंजमेंट, a डॉट dx, मतलब dx को इधर भेजती है, ये हो गया dv, और dx अपॉन dt होता है v हो गया। अब इसको भी रीअरेंज कर दे, dv हो गया a dx हो गया। अब क्या कर ले, तो अब इंटीग्रेशन कर ले, ऑन इंटीग्रेटिंग। अब देखो ये क्या है, क्यों किए, ए डी एक्स को एक साथ क्यों लाए, क्योंकि भाई फार्मूले में ए और पोजीशन एक साथ, इसीलिए ले आए हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हो गया ए डी एक्स, पोजिशन क्या होगा, तो x1 और x2 लिखेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन वी डी वी का करना है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मतलब लिमिट उसके हिसाब से पुट करते हैं जिसके हिसाब से हम इंटीग्रेशन करें। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ लगता है नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ए तो कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे। पोजीशन क्या है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट है x2 x1 इज इक्वल्स टू वी का इंटीग्रेशन करना डी वी के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन में 2, जैसे अभी आया था टी थोड़ी देर पहले। लिमिट क्या हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, ए हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, फिर यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 को बाहर कर लिए। वी स्क्वायर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस यू स्क्वायर लोअर लिमिट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या देखने को मिलेगा, तो ये जो ए x2 माइनस x1 है, ये डेल्टा x है, इसको डायरेक्ट हम s लिख देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्टकट में चला जाए, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है। 2 को इधर ले आए, a है, और इसको हम क्या बोल देंगे s। फिर आगे बढ़ेंगे, तो ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फिर से परिवार मिलन करेंगे तो कुछ ये अपने को इक्वेशन देखने को मिलेगा। कुल मिला के s को u को उधर लेके जाएंगे, तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जो फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी आ गया प्रूफ होके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। प्रूफ होके तो आ ही जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन तुम लोगों को समझ आना चाहिए। अब समझ आने के लिए क्या है भाई, इसको एक दो बार अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जाम में आता है, मतलब बोर्ड एग्जाम वगैरह में आ जाता है, जो है तुम लोग का स्कूल एग्जाम होगा उसमें आता है इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने का। तो ये प्रूफ आना चाहिए तुम लोगों को, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ हवा नहीं लगना है। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखे हैं, इसी को अब ग्रेविटी से रिलेट किया जाए, सारा इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडर ग्रेविटी किया जाए। तो इसको साफ करते हैं और कंपेयर करते हैं सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटी से। ठीक है, तो अब भाई मेरा हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे देखो, हम लोग अगर किसी चीज़ को ऐसे छोड़ रहे हैं तो वो भी तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन ये जो मोशन हो रहा है ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। तो अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और उसके पीछे ग्रेविटी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये जो इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़े हैं, ये तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े हैं, ये तीनों तो हम लोग पढ़े हैं भाई स्ट्रेट लाइन के मोशन के लिए, तो स्ट्रेट लाइन का मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो जब किसी चीज़ को हम लोग फ्री फॉल कराते हैं, मतलब किसी बॉडी को अगर हम लोग छोड़ते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो वो भी कौन सा मोशन करता है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है। तो जब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए हैं, तो ग्रेविटी में भी लगना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ग्रेविटी में भी लगना चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा कैसे जाएगा,
तो v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन। तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे g। तो जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जहाँ पोजीशन है वहाँ पे हम लिख देंगे h। क्यों h लिखते हैं? क्योंकि भाई हम किसी हाइट से छोड़ रहे हैं ना, तो जब किसी हाइट से छोड़ रहे हैं तो उसका पोजीशन को हम क्या लिख दिए h। तो कुछ है नहीं, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गया फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, इक्वेशन ऑफ मोशन ही हो गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन कैसा लेना अपने को। जब कभी भी हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कराएंगे तो अब हाँ, कोई बॉडी ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा, नीचे आएगा तो ग्रेविटी के लाइन में आ रहा। तो अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो देखो पॉजिटिव हम लोग कंसिडर करेंगे, लेने को कैसे भी लिया जा सकता है। कई लोग बोलेंगे कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे, और कोई चीज़ नीचे आ रहा है ग्रेविटी के साथ आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। लेने को कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जब हम लोग एक्सिस जो जानते हैं, एक्सिस कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग जानते हैं, तो ऊपर वाले एक्सिस को बोलते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव। हम एक्सिस के हिसाब से बता रहे हैं। तो जब कभी कोई भी चीज़ ऊपर जाएगा तो हम वहाँ पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे, और कोई चीज़ नीचे आएगा तो हम वहाँ पे नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे एक्सिस के हिसाब से। वही चीज़ कोई और मतलब कोई और ये भी बोल सकता है कि भाई हम किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो हम वहाँ नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, और किसी चीज़ को नीचे आ रहा है कोई चीज़ तो ग्रेविटी के साथ आ रहा है तो वहाँ पॉजिटिव। तो भाई साइन कोई किसी तरीके से ले सकता है। फिजिक्स में साइन केवल डायरेक्शन बताता है, हम पहले भी बोल चुके फिर से बोल रहे हैं, फिजिक्स में साइन केवल डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं बताता है फिजिक्स में साइन। तो अगर हम क्या ले रहे हैं, मतलब फिलहाल हम क्या बता रहे हैं कि कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएगा तो नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बात करें, एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते एक और टॉपिक देख लेते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, तब तक इसको साफ कर लें। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये पेन है, इसको अगर हम छोड़ रहे हैं तो ये गिर कैसे रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। तो जब कोई भी चीज़ जिसको हम फेंक नहीं रहे, जिसको बस छोड़ा जा रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में और वो गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो मान लो छत पे चले जाओ, किसी चीज़ को फेंक दो, फेंको नहीं, छोड़ दो, किसी चीज़ को छोड़ दो, जैसे अपने प्यार को ही ऐसे छोड़ दो। प्यार मतलब लड़की को लेकर मत छोड़े ना भाई, प्यार जो फीलिंग है उसको ऐसे छोड़ के गिरा के ख़त्म करो उसको, हत्या करो उसका। तो जब प्यार को तुम लोग छोड़ेगा तो जब वो गिरेगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो जब फ्री फॉल होता है कोई चीज़ तो ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो वो तो डेफिनेशन हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल। अब ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो नीचे डाउनवर्ड मोशन लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे एक्सिस के हिसाब से। डाउनवर्ड मोशन अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन हमको नेगेटिव लेना है, और एक्सेलरेशन कितना है, ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 होता है। तो जी का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन तो वही रहेगा 9.8। तो अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, मतलब ग्रेविटी और टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया 9.8 वाला समय मान लो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना कांस्टेंट। अगर इसी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तब क्या होगा, तो देखो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है वेलोसिटी भी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब यहाँ पे जो चेंज आएगा, इक्वल चेंज आएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा ये, तो चेंज अगर इक्वल आ रहा है तो जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। वही अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ बना ले तो ये भी तो नेगेटिव में, क्योंकि भाई नीचे की तरफ आ रहा है तो पोजीशन भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका बनेगा, पैराबोलिक कर्व इसका कुछ ग्राफ बनेगा, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में, और नीचे का मतलब हम सारा नेगेटिव डायरेक्शन लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये ग्राफ समझ आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, अपना सारा इक्वेशन ऑफ मोशन वाला कहानी खत्म हो गया। अब कुछ मिसलिनियस चीज़ बचा है जिसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज देखा तुम लोग सब समझ आएगा। बाकी हम मीडिया नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, तब तक ठीक है, फिर राम राम।